हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस 2019 का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन एसएससी एमटीएस। ये मेरी पहली अटेम्प्ट थी। एसएससी एमटीएस फाइनल रिज़ल्ट आउट होने का जो शेड्यूल डेट था वो था 5 मार्च को, बट वो एक दिन डिले हुआ एंड एसएससी ने 6 मार्च शाम को रिज़ल्ट रिलीज़ किया। आप सभी मेरी नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं। ये रहा मेरा नाम लिस्ट में एंड ये रहा मेरा एसएससी एमटीएस का मार्क्स डिटेल्स। इसमें मेरी टीयर 1 एंड टीयर 2 की इंडिविजुअल मार्क्स आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जो मदर टंग है वो बंगाली है, हिंदी नहीं है। बट एज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर फ्रॉम हिंदी बेल्ट रीजन, दैट्स वाई आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। बट इसके लिए मेरी कुछ प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप प्लीज़ वो सब कंसीडर करना। एंड मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा, तैयारी के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगी। सो एंड तक ज़रूर बना रहे। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अगस्त 2018 से एंड मेरा जो टारगेट था वो था एसएससी सीजीएल। तो उसके ही अकॉर्डिंग मेरा माइंडसेट भी था कि मुझे सीजीएल में ही सिलेक्शन लेना है। मेरी प्रिपरेशन की जो अलग बात थी वो थी कि मैंने एकदम से ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर होने का। जनरली जो लोग ये सब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं वो लोग अपने कॉलेज दिनों से ही प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। थोड़ा बहुत एक स्टैटिक जीके कर लिया, मैथ्स कर लिया, रीजनिंग कर लिया, इंग्लिश कर लिया। बट एज़ मेरा कोई प्लानिंग नहीं था इस सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर होने का, मेरा प्लानिंग कुछ और था। बट एंड में मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की ही सिलेक्शन लेना है। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसा होता है, मतलब कि इसमें सिलेबस क्या होता है, कितना टाइम लगता है, कितना टीयर्स होता है, कैसे क्या करना है, इन सब के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए मैं एकदम से ज़ीरो से ही मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे कोचिंग लेना चाहिए या मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो इसलिए पहले मैंने जो आसपास की मेरे लोकेलिटी में जो सब कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें उससे मैंने कांटेक्ट किया एंड उनके जो फीस स्ट्रक्चर है, जो टाइम टेबल है कोचिंग की, उन सब के बारे में जानी एंड उस सब कोचिंग सेंटर में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनसे भी कांटेक्ट किया। तो इस सब के बाद मैंने जो डिसाइड किया, मुझे जो रियलाइजेशन हुआ कि कोचिंग से बेहतर होगा मेरे लिए सेल्फ स्टडी। मतलब सेल्फ स्टडी मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ जो मेरे लिए था। मैं मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे शेयर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ इस सिलेबस में नहीं होता है जो हम खुद से नहीं पढ़ सकते। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई आपको आके समझाए तभी आप समझे, नहीं तो आप नहीं समझ सकते खुद से। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगा कि कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर मैं खुद से ही वो बात समझ सकती हूँ तो। एंड सेकंड मुझे लगा कि कोचिंग के अलावा जो आने जाने का जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है एंड आप तुरंत तो घर पे आके ही पढ़ने नहीं बैठ सकते ना। तो इसलिए उसमें मुझे लगा कि कोचिंग अगर जाऊंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मुझे वेस्ट होगा एंड अगर कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा वो अगर मैंने घर में आके तुरंत नहीं पढ़ा तो ऑलरेडी मैं बैकफुट में आ जाऊंगी। तो अगर मुझे रिपीट करते हुए ही जाना है तो इससे बेहतर है कि मैं खुद से ही पढ़ लूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कोचिंग एकदम ही नहीं लेना चाहिए, मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। और एक बात जो मुझे लगा कि कोचिंग में क्या होता है, जो मेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जितना भी कैंडिडेट्स होता है उन सभी के लिए एक ही स्ट्रैटेजी होता है। बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि कोई भी कैंडिडेट सबके अलग अलग
माइंडसेट होता है, सबकी अलग अलग पढ़ने की तरीका होता है। किसी के पास मेमोरीज़ बहुत अच्छे हैं, किसी के पास नॉलेज बहुत अच्छे है, कोई प्राइवेट जॉब करते करते प्रिपरेशन करता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, और कोई ऐसे भी होता है कि 12-15 घंटे पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबका पढ़ने की तरीका भी अलग होती है। तो अगर तरीका अलग है, टाइमिंग भी अलग है, तो कैसे आप एक ही स्ट्रेटजी में कैसे आप निकलोगे सबके लिए। तो इसलिए मुझे लगा कि स्ट्रेटजी सबका खुद का अलग होना चाहिए। आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, बट स्ट्रेटजी मुझे लगा कि मेरा खुद का ही होना चाहिए। एंड क्या होता है कि कोचिंग में अगर पढ़ोगे तो कोचिंग के मेंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाता है। तो ये इन सब के वजह से मुझे लगा कि मुझे कोचिंग नहीं लेना चाहिए, मुझे सेल्फ स्टडी के लिए जाना चाहिए। तो मेरी प्रिपरेशन डेज़ में जो बहुत ज़्यादा एक डिमोटिवेटेड चीज़ था, वो था मेरे आसपास के लोगों की बातें। वो जब भी किसी के साथ मेरी मुलाकात होती थी, वो हर लोग हर वक्त मुझे डिमोटिवेट करते रहते थे, ऐसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये तो एक 5 ईयर प्लान की तरह है, इसके साथ साथ मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे एक प्राइवेट जॉब ले लेना चाहिए, एंड उसके साथ साथ मुझे प्रिपरेशंस करना चाहिए, मेरी उम्र हो जाएगी, ये सब लगे ही रहते थे। कोई ना कोई मुझे ऐसे ही कुछ ना कुछ सजेशंस देते रहते थे कि मुझे प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए, मुझे एक बैकअप प्लान रखना चाहिए, ऐसा ही कुछ उन लोग हमेशा बोलते रहते थे। तो सबसे बेहतर चीज़ जो मैंने की वो है कि मैंने ये सब को पूरी तरह से इग्नोर किया, एकदम से इग्नोर किया। ये सब इग्नोर करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तब वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो ये इग्नोर करना भी बहुत मुश्किल होता था, बट मैंने इग्नोर किया, एंड इग्नोर किया तभी यहाँ तक पहुँचे। एंड बैकअप प्लान की जो बात होता है वो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हमेशा लोगों के ऐसे लगता है कि एक बैकअप प्लान रखना चाहिए, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो तब क्या करेंगे। तो अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो मुझे लगता है वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं कि मुझे लगता था कि मेरे पास तो कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, तो अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। ये अगर ही मुझे हटाना है, कि अगर ही नहीं रखना है, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना ही है, एट नो कॉस्ट मुझे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरा तो कोई बैकअप प्लान भी नहीं है, तो मुझे क्या करना है। मेरे पास अगर ऑप्शन ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे चलेगा, तो मुझे तो सिलेक्शन लेना ही है, ऐसे भी करके मुझे सिलेक्शन लेना ही है। तो मुझे नहीं लगता कि बैकअप प्लान होना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैकअप प्लान नहीं होगा तो आपके अंदर माने जैसे मेरे अंदर था, वो हमेशा डर बैठा रहता था, एज़ मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, तो मेरा तो सिलेक्शन लेना ही है, मुझे और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो ये बैकअप प्लान आपके एक लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आया मेरे लाइफ में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बैकअप प्लान होना ही चाहिए, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है। एंड इसके बाद मेरी स्ट्रेटजी मेरी प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो मैंने कैसे शुरू किया। तो मेरी शुरू में एज़ मैंने कहा कि मेरी कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है, तो फर्स्ट मैंने क्या किया, पहले दिन में ही मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्फिंग की, ऑनलाइन पे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वेब सर्च किया। मैंने सब नॉलेज एक्वायर किया कि कैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कितना टाइम लगता है एक एग्ज़ाम को, एक पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ये सब के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की कि तब मेरे पास एक ओवरव्यू आया कि मुझे इतना इतना टाइम लग सकता है, मुझे ये करना है, एक ब्लूप्रिंट तब मैंने एक तैयार की कि ठीक है, तो अब मुझे ऐसे चलना है।
तो उसके बाद मैं क्या किया कि मेरा और एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि मेरे आसपास कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कम्युनिटी नहीं थी। मेरा कोई दोस्त नहीं था कि जिसके साथ मैं एक डिस्कस कर सकूं कि ये बुक मुझे ख़रीदना कि नहीं है कि नहीं, कि मुझे ऐसे तैयारी करना चाहिए कि नहीं। ऐसा कोई मेरी आसपास कोई नहीं था, कोई कम्युनिटी नहीं था जिसके साथ मैं मेरी ये सब प्रॉब्लम्स और मेरी कोई भी चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड शेयर कर सकूं। तो इसलिए मेरी जो डिपेंडेंसी थी वो पूरी ऑनलाइन की थी। मैंने जो भी नॉलेज एक्वायर किए, जो भी जाना, वो सब मेरी ऑनलाइन सर्फिंग की वजह से ही जाना। तो इसके बाद मैंने क्या किया, यूट्यूब वीडियोस देखे, ब्लॉग्स पढ़े, आर्टिकल पढ़े कि कौन सी बुक अच्छी होती है, क्या क्या बुक खरीदना चाहिए। तो इसके बाद मैं एक लिस्ट तैयार की कि मुझे ये बुक्स खरीदना चाहिए, मुझे प्रीवियस ईयर्स के लिए ये सब बुक्स खरीदना चाहिए। तो वो एक एक करके मैंने वो बुक्स खरीद ली एंड एकदम से मैंने वो एकदम फास्ट पेस से मैं वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया। तो कुछ दिन पढ़ने के बाद मुझे एक ओवरव्यू आया कि इतना इतना चैप्टर्स है, मुझे इतना दिन लग सकता है ये सब करने के लिए। तो उसके बाद मैंने एक डेली रूटीन बनाया मेरा एंड मैं 9 to 10 आवर्स पढ़ती थी मेरी प्रिपरेशन डेज़ में। हो सके तो कोशिश करती थी और ज़्यादा पढ़ने को, क्योंकि पढ़ाई के अलावा जो जो काम था मैं कोशिश करता था कि वो काम मैं थोड़ा कम कर सकूं ताकि मैं ज़्यादा पढ़ सकूं। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया उसके 3-4 महीने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे मॉक्स देना चाहिए, मॉक्स शुरू करना चाहिए। तो मैंने कुछ मॉक्स दिया, बट उसमें मेरा मार्क्स जो था बहुत ही कम आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि इतना कम मार्क्स आएगा तो क्या करेंगे, अब तो बहुत गलत हो गया, क्या कर लिया, ऐसा लगता था। बट तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे इस टाइम मॉक देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ठीक टाइम नहीं है मॉक्स देने का, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन तभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे तब मॉक्स नहीं देना चाहिए। जब मेरा एक पूरी सब चैप्टर्स की एक ठीक से ओवरव्यू आ जाएगा, मैं 90% प्रिपरेशन जब हो जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन कभी भी 100% नहीं होता, हर वक्त कुछ ना कुछ रह ही जाता है प्रिपरेशन करने को। तो तब मुझे लगा कि तब मुझे मॉक्स देना चाहिए, अभी मॉक्स देना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने अगस्त से मैंने बोला कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड मैंने जब ठीक ठाक मॉक्स देना स्टार्ट किया वो था फरवरी मार्च को, अकॉर्डिंग उन टाइम में ही मैं मॉक्स देना स्टार्ट किया। तो प्रिपरेशन के दिन में सब कुछ जो भी मैं पढ़ती थी वो सब मुझे डिटेल में पढ़ने की आदत थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ऊपर ऊपर जानने में कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी भी मुझे अच्छे से वो चीज़ याद रहती थी। वो पहले क्या होता था कि जो मैथ्स का जो शॉर्टकट्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे। तो मुझे लगता था कि मुझे शॉर्टकट पहले पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो मुझे याद नहीं होगा। शॉर्टकट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर वक्त ऐसे ही बोलते थे कि अगर शॉर्टकट नहीं जानोगे तो आप कभी भी उतनी कम टाइम पे आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने वो ट्रैप में फंस गई, तो मुझे लगा कि शॉर्टकट कर लेनी चाहिए। बट मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मैं एक सम और एक मैथ्स अच्छी तरह से नहीं, बेसिक्स मुझे नहीं आता, अगर बेसिक में मैं बहुत अच्छे से मुझे मैथ्स नहीं आता, तो वो शॉर्टकट सीख के भी मैं वो एग्ज़ाम के टाइम वो नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने एकदम डिटेल में मैथ्स करना स्टार्ट किया, एकदम वो एनसीईआरटी की बुक्स वो सब किया। तो एंड एक बात है कि मैंने कभी भी शॉर्टकट उसके बाद यूज़ नहीं की। एक बार बेसिक्स करने के बाद मुझे वो शॉर्टकट भी याद नहीं था, क्योंकि वो बहुत पहले की बात थी। तो उसके बाद मैंने कभी भी मैथ्स में कोई शॉर्टकट प्रोसेस यूज़ नहीं की एंड मैंने एग्ज़ाम में भी कभी भी कोई शॉर्टकट प्रोसेस यूज़ नहीं की। तो जो लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट के अलावा आप कभी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, तो वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो
इसलिए मैंने मैथ्स बहुत डिटेल्स में की। एंड एज CGL Tier 2 में जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके लिए आपको रीडिंग की आदत बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना भी स्टार्ट किया। थोड़ा वो नवंबर दिसंबर से मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, जो मुझे अच्छा लगता था वो मैंने पढ़ती थी। तो ऐसे ही मेरी प्रिपरेशन जारी रही। तो उसके बाद मैंने वो फरवरी मार्च से मैंने फुल मॉक टेस्ट दिया स्टार्ट किया था। एंड मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक देना स्टार्ट किया था। टेक्स्ट बुक की ही मैं मॉक्स देती भी हूँ, थोड़ा बहुत ग्रेड अप के भी देती हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एंड सबसे ज़्यादा ठीक ठाक टेक्स्ट बुक का ही लगता है। एंड मॉक्स देने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है वो था उसका एनालिसिस। मॉक से भी ज़्यादा होता है उसका एनालिसिस इम्पॉर्टेंट, तो एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए, ये मेरी एक सजेशन है आपके लिए। एंड उसके बाद मेरा MTS का जो एग्ज़ाम था Tier 1 का, वो था मेरा 7 अगस्त, शिफ्ट 3 में मेरा एग्ज़ाम था। तो वो एग्ज़ाम थिया, इसके कुछ दिन बाद आंसर की भी आ गई। तो आप तो मेरे ऑलरेडी मार्क्स स्टेटमेंट देख सकते हैं। मेरी रॉ मार्क्स थे 81.75 एंड वो उसके बाद वो नॉर्मलाइज्ड हुआ। तो Tier 1 मेरी क्लियर हो चुकी थी। एंड उसके बाद थी डिस्क्रिप्टिव। एंड डिस्क्रिप्टिव का जो डेट था वो था 24 नवंबर 2019। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए तो सिर्फ एक ही 50 मार्क्स की राइटिंग आती है। आइदर आप ऐसे लिखना होता है और लेटर लिखना होता है। तो उसके लिए मैंने बुक्स पढ़ी थी 151 ऐसे के लिए। एंड आरिहान की जो लेटर की जो बुक आती है, हैंडबुक फॉर लेटर राइटिंग, SC गुप्ता की, ये दो बुक मैंने पढ़ रखी थी सिर्फ ही डिस्क्रिप्टिव के लिए। और मेरी तो न्यूज़पेपर मैं पढ़ना चालू किया ही था पहले से ही, तो वो भी मेरी एक आदत थी इंग्लिश पढ़ने को। एंड डिस्क्रिप्टिव के पहले कुछ दिन आगे से मैंने राइटिंग भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। जो शीट जो आते हैं उसमें मैंने राइटिंग स्टार्ट किया था। बट MTS के डिस्क्रिप्टिव में वैसे शीट नहीं आते थे, वो मुझे पता नहीं था। तो ये रहा मेरा पूरा जर्नी। एंड उसके बाद मेरी डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर हुआ। एंड उसके बहुत दिन बाद, मतलब 24 नवंबर 2019 के बहुत दिन बाद उसका रिज़ल्ट आया। एंड ये इस साल की 2 जनवरी 2021 को मेरा DV हुआ। आप लोग मेरी DV एक्सपीरियंस देख सकते हैं आई बटन में। तो ये रहा मेरा पूरा जर्नी। मैंने जितना हो सके मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। तो इसलिए मेरी जो बुक लिस्ट है, मेरी जो स्ट्रैटेजी था, वो सब मैं एक एक करके उन सब के बारे में भी बात करूँगी। आप लोगों को कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसके बाद अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाना की कोशिश करूँगी। सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब सिलेक्शन के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा जीनियस होना पड़ेगा, टैलेंटेड होना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो प्रिपरेशन ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। उनमें जो आपको करना पड़ता है वो प्रिपरेशन डेज में, वो आपका जो ग्रूमिंग होता है वो ही आपको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। वो ऑटोमेटिकली आप बन जाते हो। तो इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ले सकते हैं अगर उनमें वो डिटर्मिनेशन, वो परसिवरेंस है, वो पॉजिटिविटी है कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना है, और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं छोड़ना कि मुझे अगर सिलेक्शन नहीं भी होगा तो चलेगा, आप क्या ही कर सकते हैं, ऐसे अगर माइंडसेट होगा तो नहीं होगा। बस एक ज़िद रहना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, बस। तो यही है। और आपको मैंने बोला भी, मैं बहुत ही जनरल वे से स्टार्ट ही किया है, मैंने कुछ भी अलग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। एंड और एक बात है कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाता है कि समटाइम्स लोग 1-2 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उसके बाद
आपको आपने वो कंसिस्टेंट नहीं रहे, आप लोगों की कुछ गैप रह गई बीच में कि ये लोग नहीं पढ़ पाए, ये दिन नहीं पढ़ पाए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है एक प्रिपरेशन के लिए। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। नेक्स्ट आप क्या जानना चाहते हैं? अगर आपकी कोई सजेशंस है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।